गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाश, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसमें जो मेन टॉपिक्स है जो आपके कोर्स में इस साल पढ़ना है, दर्पण आपके कोर्स में इस साल नहीं पढ़ना आपको। और अब आपको पढ़ना है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, मीन्स अपवर्तन क्या है और गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, प्रिज्म, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका हम आपको वीडियो बनाते हैं और उन्हीं को आपको बढ़िया से सिखाते हैं। इसको आपको बढ़िया से बच्चे लोग सीख लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस सत्र में आपको दर्पण नहीं पढ़ने, हमने पढ़ाए थे पिछले वाले लेक्चर्स में दर्पण हमने आपको पढ़ाए गए थे, इनके डेरिवेशन भी बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं आपकी क्या चीज़, अपवर्तन क्या है और गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, पार्श्व विस्थापन है, ये सभी टॉपिक्स हम आपको बारी बारी से क्रम से समझाएंगे और सिखाएंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। पहले हेडिंग है आपको प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन है क्या चीज़ वास्तव में, तो जरा इसको आप समझेंगे पहले कि कब होता है अपवर्तन। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लाइट क्या है ये नहीं बताएंगे। लाइट पीछे हमने बता चुके थे कि लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट होती है, जाती है, और जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। खुद दिखाई नहीं देती, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है हमने आपको बताया था 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 तक है, लेकिन एनसीईआरटी में 7500 एंगस्ट्रॉम तक दिया गया। इसी को हम सही मानेंगे। तो 4 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद बच्चों इसकी निर्वात में चाल होती है, हम जो मानते हैं 3 × 10 की घात कितना होता है बच्चों, ये होती 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में चाल इतनी मानी जाती है। और ये एक विद्युत चुम्बकीय प्रगामी तरंग है। अनुप्रस्थ, नीट का क्वेश्चन भी है बेटा, यह एक विद्युत चुम्बकीय प्रगामी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग है। क्वेश्चन आया हुआ है, आप 19 के नीट में देखें, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, अब हम आपको ले चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश क्या होता है बेटा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है और अपने रास्ते से लेके जाएगा, तो लेकिन कब अपने रास्ते से मुड़ेगा, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को पृथक करने वाले तल, दोनों तलों को, जैसे हमारा हाथ है, पारदर्शी तो खैर नहीं है, लेकिन ये पारदर्शी माध्यम हाथ हो या इधर ये हवा है, नीचे क्या है पारदर्शी माध्यम, इसको कांच मान लीजिए, पानी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण क्या हो गया बेटा, एक माध्यम पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम को पृथक्कृत करने वाले तल, ऐसा तल जो दोनों माध्यमों को अलग करता है, उसका नाम होता है पृथक्कारी तल। पर कैसे आपतित होना चाहिए बेटा, तिरछी आपतित हो तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में अपने रास्ते से मुड़ जाती है, भटक जाती है। इस घटना का नाम रखा गया प्रकाश का अपवर्तन रखा गया है। तो क्या बताया बेटा, क्या परिभाषा होगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम को पृथक्कृत एक माध्यम से दूसरे माध्यम को पृथक्कृत करने वाले तल पर कैसी बेटा, तिरछी आपतित हो। तिरछी कंडीशन है, सीधी होगी तो कि प्रकाश किरण मुड़ेगी नहीं, हम सब दिखा है, तिरछी आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण अपने मार्ग से
मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों अपवर्तन क्या है आपको समझ में आ गया। प्रकाश किरण, देखिए जो हमने लिखा है उसका अर्थ समझे। ये दो माध्यम है, सपोज करो बेटा यहाँ कांच हमने मान लिया, यहाँ हवा मान लिया, कुछ भी मानिए। एक माध्यम हवा हो गया पारदर्शी, दूसरा हुआ कांच। अब प्रकाश किरण कैसे डालना आपको पृष्ठ पर ही, पृष्ठ, इस पृष्ठ का नाम बच्चों क्या होगा, ये जो पृष्ठ होगा इसका नाम होता पृथक्कारी पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो दो तलों, दो माध्यमों को अलग अलग करता है उसका नाम बच्चों रखा गया पृथक्कारी तल या पृथक्कारी पृष्ठ। तो ये माध्यम हवा होगा, दूसरा कांच होगा। एक जो लाइन है यहाँ पर दिख रही है आपको, एक समतल है, वास्तव में लाइन तो नहीं है, एक समतल होता है इस प्रकार का, एक समतल है। एक जैसे इसको कांच मान लीजिए, इसको हवा मान लीजिए, तो एक माध्यम हवा होगा, दूसरा कांच होगा, ये तल कहलाता है, इसको कहते हैं पृथक्कारी पृष्ठ या तल। अब प्रकाश किरण कैसे गिरना चाहिए, हमने लिखा तिरछी गिरना चाहिए। जब ऐसे जब तिरछी गिरेंगी तभी ये अपने रास्ते से विचलित होंगी। यदि प्रकाश किरण बच्चों लोग सीधे डाल देंगे, देखिए ऐसे, तो ये देखिए ये सीधे के सीधे चली जाएगी। इसमें आई का मान भी जीरो, आपतन कोण, अपवर्तन कोण भी क्या होगा बच्चों, जीरो ही होगा। ये आई भी जीरो, आर भी जीरो। इस कंडीशन में स्नेल का नियम जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा वह फेल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन जीरो बटे साइन जीरो, जीरो बटे जीरो, ये बेटा होती है अपरिभाषित संख्या, अपरिभाषित संख्या। तो देखिए इसका अपवर्तनांक n आना चाहिए। n देखो कोई भी माध्यम हो बच्चों, बहुत बारीक चीज़ है, कोई भी माध्यम हो यदि पारदर्शी माध्यम है उसका कुछ ना कुछ n जरूर होता, क्योंकि निर्वात का जो n होता है वह केवल एक माना जाता है। और जब कोई माध्यम है पारदर्शी तो उसका n कुछ ना कुछ होगा, एक इससे ज़्यादा होगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.6, कुछ भी हो सकता है, 2.4, 2.4 बेटा डायमंड का होता है, आप जानते हैं, नाम सुना होगा डायमंड, हीरा जिसको कहते हैं, उसका n का मान 2.4 आता है। सबका अलग अलग, ग्लिसरीन का अलग होता है, किसी का 1.7 होता है, कांच का 1.5 होता है। तो देखो n कांच है तो n आना चाहिए, लेकिन बच्चों आप खुद देखो यहाँ से क्या साइन जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो आप आ गया। तो ये आप परिभाषित संख्या, यहाँ ये नहीं लिख सकते आपके 1.5 कांच का होता है n वास्तव में कांच का 1.5 होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो बटे जीरो को आप 1.5 नहीं कह सकते हैं। इसलिए याद रखना बच्चों, ये परिभाषा कब वैलिड है, कब सही होती है, ये कब होती है जब आई का मान जीरो ना हो। इसलिए कैसा हमने लिखा, तिरछी लिखा होगा कहीं, कहीं लिखा बेटा तिरछी, अपने देखिए तिरछी आपतित होती हों, ये लिखा, ध्यान दीजिए, बहुत बारीक चीज़ है ये सब। तिरछी आपतित हो, ये सब कंसेप्ट समझो तो आपको गोली पृष्ठ अपवर्तन बहुत सरल लगेगा। ये कंसेप्ट आप समझ जाएंगे बच्चों। लाइट का कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, यदि इस बेसिक कंसेप्ट को आप सीख गए तो लाइट आपको चुटकी बजाते हुए निकल जाए। हर क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से निकलेंगे, ना तो कोई किरण आरेख आपसे गलती होगा, कुछ भी गलती नहीं होगा, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको परिभाषा, इसको नोट कर लेंगे आप। तो ये था बेटा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो हम आपको बताएं कि कैसे अपवर्तन हमने लिख दिया, प्रकाश किरण तिरछी गिरना चाहिए, ये भी हमने बताया, तिरछी नहीं गिरेगी सीधी गिरेगी। तो यहाँ स्नेल का नियम अभी हम आपको पढ़ाएंगे, वह नियम अपवर्तन इसमें भी होता है, लेकिन प्रकाश किरण तिरछी अपने रास्ते से भटकेगी नहीं, अपने रास्ते से मुड़ेगी नहीं। ये केवल तभी मुड़ती अपने रास्ते से, कब, जब तिरछी गिरेगी तब। तो ध्यान रखिएगा, हमने लिखा था परिभाषा में तिरछी आपतित हों, तो इसको बच्चों ध्यान रखना। अब हम आपको विशेष जो बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर हमें जितने रे डायग्राम खींचना है, जितने किरण आरेख आपको खींचना है, उनको बड़े ध्यान से जरा देख लें। हम बता दे रहे हैं किन बातों को ध्यान रखना का, ताकि
आपका कोई भी चित्र गलती ना हो। लाइट में बेटा चित्र ही मेन होता है, चित्र आप सीख जाएंगे, लाइट आपको आ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हमें विश्वास है कि 100% आपका रे डायग्राम सही होगा, यह मेरा दावा है। आप देखते जाइएगा और खुद आपको आभास हो जाएगा कि क्या बताया जा रहा है। देखिए अब हम दूसरी लाइन बताते हैं, कुछ विशेष नोट्स आपको बताते, कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब प्रकाश, प्रैक्टिकल तो देखा जाता है, जब प्रकाश किरण, हम पहले चित्र बना दें और इसी से आप परिभाषा लग डालेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। देखो बच्चों, ये हमने मान लिया कांच और इधर मान लिया हवा। तो देखा क्या कि जब ये है आपका प्रकाश का, देखो तिरछी है कि नहीं, आप खुद देखें, ये पृष्ठ पर लंबवत नहीं गिरना चाहिए। ये है आपका अभिलंब, प्रकाश किरण सीधी मुड़ी। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने दिखाया सघन माध्यम, जिसको हमने कांच मान लिया, और विरल माध्यम क्या बेटा, यहाँ पर ये विरल माध्यम हवा है। हमने यहाँ जब कुछ ना दो तो हवा मानते हैं। प्रकाश किरण बेटा ऐसी आ रही है। अब जब प्रकाश किरण ऐसी आ रही है तो देखो जरा, इसी में हम दिखा सकते हैं आपको। अब देखिए सघन से जब विरल में जाएगी हवा में तो प्रकाश किरण दूर भाग जाएगी, ये देखिए। लेकिन ये विशेषता देखिए, इन दोनों की विशेषता, दोनों की दोनों किरणें, आपतित किरण तथा कौन सी किरण, निर्गत किरण, ये दोनों की दोनों आपकी हमेशा समांतर होती हैं। विशेषता होती है इसकी। यदि ए आई है और तो ए आपका आर कहलाएगा, ए आर है, क्योंकि ए कोण क्यों बराबर है, इसको कहते हैं एकांतर कोण। ये कोण इसके बराबर होगा, ए आपका बेटा आई ही होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, हवा है। तो बस यही ध्यान देना पड़ता है। तो प्रकाश देखो, हमने क्या बताया कि जब विरल से क्या टेक्निक बनी कि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देखो अभिलंब कौन सा बेटा, एम एन अभिलंब होगा। और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। यही आपको याद रखना है, इसी लाइन का आप याद रखिएगा, इससे आपको हर किरण आरेख सही से समझ में आएगा। तो जब प्रकाश किरण, इसको नोट भी कर लेंगे, जब प्रकाश किरण सघन से माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सदैव अभिलंब की ओर झुकती है। और बेटा इसका उल्टा कर देंगे, यदि आप सघन से विरल लिखा था, सघन माध्यम से विरल में, उल्टा कर दिए, विरल से माध्यम में जाए। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, उल्टा हो गए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब क्यों झुकती है, यहाँ बेटा विरल होगा और यहाँ पर क्या होगा, सघन होगा। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब क्यों झुक जाती है। देखो बेटा, ये था विरल, ये था सघन। प्रकाश किरण अपने रास्ते से नहीं गई बल्कि थोड़ा सा झुक गई किसी और। ये है आपका एम एन क्या है बेटा, अभिलंब है। अभिलंब क्यों झुक जाती है, इसका उल्टा देखें, यदि प्रकाश किरण किससे बेटा, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ को गई, तो अभिलंब से दूर जाती है, दूर भाग जाती है। आप देख सकते हैं। तो प्रकाश किरण देखो सीधे नहीं गई बल्कि दूर चली गई, तो ये यहाँ से देखो, ये आपका कौन बन गया, दूर भाग जाती है। तो इसमें देखिए, इसका नाम होता है बेटा, ए बी को कहते हैं आपतित किरण, बी सी और सी डी है, सबका नाम बताते हैं हम आपको। देखो अब यहीं से अपवर्तन के नियम निकलते हैं। तो क्या है, हम बताएं आपको अपवर्तन के नियम। चित्र आपका वही रहेगा। अपवर्तन के मेन दो नियम होते हैं। एक होता है कौन सा बेटा, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा होता है अपवर्तित किरण। तीसरा होता है तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल के
एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या बेटा अपवर्तन का? प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, एक रंग के लिए लिखें या किसी तरंगदैर्घ्य के लिए। अब बेटा हमने दोनों अर्थ वही है, तरंगदैर्घ्य बोले तो लैम्डा फिक्स हो जाएगा, और जब लैम्डा फिक्स हो जाएगा तो एक रंग कहलाएगा। अर्थ वही है, जब प्रकाश के किसी एक रंग की किरण के लिए, एक रंग की प्रकाश के किसी एक रंग के लिए या किसी तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या को बेटा साइन आई बोलते हैं, साइन आई लिख सकते हैं इसको, साइन आई, इतना शॉर्ट में इतना लिखा जाता है इसको, तथा अपवर्तन कोण की ज्या इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन आर कहते हैं, का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तन का, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो बेटा इसे अपवर्तनांक लिखे, इसे कैसे लिखते हैं? इसे एन या म्यू से लिखा जाता है। ये बेटा नोटेशन है, या तो एन का उपयोग करते हैं या आप एम म्यू का उपयोग करते हैं, किसी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसके बाद आप समझिए, ये तो था हमने आपको कौन कहाँ किरण मूर्ति है, अब अपवर्तनांक भी बताया। लेकिन यदि सपोज को बेटा पहला माध्यम को हमने, यदि फर्स्ट माध्यम को हम मीडियम को 1 मान लें, इसको 2 मान लें, प्रकाश इसको ये डेंस मान लिया हमने, डेंस मतलब होता सघन, और ए 1 को मान लो विरल, विरल को रेयर कहते हैं, RARE। ठीक, अब प्रकाश किरण क्या होगी? ये है बेटा इसका अवलंब, और प्रकाश ऐसे मुड़ जाएगी। ये है बेटा I और ये है आपका R। तो यहाँ देखो पहले माध्यम में आपतन कोण I है, ठीक है ना बच्चों? तो क्या लिखें बेटा? यदि पहले माध्यम में आपतन कोण I तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण कितना बड़ा R हो तो स्नेल के नियम, तो देखो, तो माध्यमों का अनुपात क्या लिखें बेटा? तो 1n2 इज इक्वल टू लिखा जाता साइन I अपॉन साइन R। ठीक, 1n2 को पढ़, इसी कहीं इसको 1 म्यू n भी लिखा, 1 म्यू 2 भी लिखते हैं, अर्थ वही है। ये हमेशा बच्चों क्या होता है? ये हमेशा नियत रहता है। साइन I और साइन R का जो रेशियो होता है, यह हमेशा माध्यम का अपवर्तनांक, हर माध्यम का अलग अलग होता है, प्रत्येक माध्यम का अलग अलग डिफरेंट रहेगा, लेकिन सबका अलग अलग होता है, लेकिन निश्चित रहता है। रंग कोई भी यूज करिए, लाल रंग का प्रकाश डालिए, नीला, बैगनी, हरा, जो भी आप प्रकाश डालते हैं, विबजियोर और 7 रंग जानते हैं, साथ में कोई भी रंग की किरण डालिए, सबके लिए आप देखें 1n2 का मान क्या होगा? सेम बना रहेगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो किसी एक माध्यम, बस एक रंग होना चाहिए फिक्स, कोई एक रंग ले लीजिए, उसके लिए IR का अनुपात क्या होगा? हमेशा फिक्स प्राप्त होगा आपको। इसको पढ़ते क्या हैं? 1n2 को पढ़ेंगे क्या? 1n2 को माध्यम
एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक पढ़ते हैं, अपवर्तनांक पढ़ा जाता है। क्योंकि बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते क्या पढ़ते हैं, 1 और 2 कहीं लिखा हो, माध्यम एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, इसको उल्टा भी लिख सकते, माध्यम 2 का, या ऐसे भी लिख सकते बेटा, या माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, अर्थ वही है। अच्छा, पहले माध्यम में बेटा चाल, चूंकि हमने पढ़ाएंगे अभी आप कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति भर निश्चित रहती है, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, लैम्डा बदल जाएगा, चाल भी बदलती है। ठीक है बच्चों, तो ज़रा क्या क्या बदलेगा वो सब आपको बताया जाएगा। थोड़ा यदि प्रकाश पहला माध्यम, सपोज करो बेटा इसको हम गिलास हवा मान लें, ए लिख सकते हैं, इसको गिलास मान लें, GLASS, तब हमारा सूत्र क्या बनेगा बच्चों, तब बनेगा ANG = sin I/sin R। ये कब बना, जब पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है, गिलास है। सपोज करो दूसरा पानी होता तो क्या लिखते बेटा, तो लिखते हैं ANW। यदि दूसरा माध्यम क्या मान लो बेटा, यदि दूसरा माध्यम पानी W हो तथा पहला क्या हो, तथा पहला माध्यम हवा को A मानते हैं, A हो, तब सूत्र क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा ANW = sin I/sin R। तो सबका अर्थ देखिए, जो लिखा होगा वाटर है, गिलास है, ग्लिसरीन है, डायमंड है, तो डायमंड हो तो AND लिखा जाएगा। तो इसका अर्थ बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे जरा आप बताएं इसका जवाब, AND, इस D फॉर है डायमंड, डायमंड का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। इसको पढ़ते कितना बड़ा, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बेटा, हवा के सापेक्ष। तो आप पढ़ना भी सीखिए, नहीं कि पढ़ते WNG लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ बच्चों दिखाई दे रहा है, कांच का अपवर्तनांक किसके साथ, पानी। तो क्या लिखें, कांच, इसका अर्थ है कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो कुछ भी लिखा हो, आप, हमें विश्वास है आप बढ़िया से पहचान लेंगे कि सही हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा। तो ये थे बेटा। अब दूसरा जो नियम है, आपको ये नियम है, इसको कहते हैं स्नेल का। देखिए नियम 2 को जो पढ़ा था आपने, नियम 2 को स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो जब स्नेल का नियम पूछा जाए तो आप केवल दूसरा वाला नियम लिखेंगे, पहला वाला नहीं, पहला तो सामान्य नियम, ठीक है। तो दूसरा नियम आपको लिखना है, तो स्नेल का नियम ये स्नेल का नियम कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें बढ़िया समझ में आ गई होंगी। आप इसको बेटा फोटो कापी भी खींच सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं और आप देख लें इसको। तो बेटा ये था स्नेल का नियम आपको दूसरा। इसका अपवर्तन का तीसरा नियम भी होता है, तो इसको भी मैं बता रहा हूँ आपको। अपवर्तन का तीसरा, ये सब किताबों में नहीं दिया रहता, किसी किसी में मिलेगा आपको। क्या नियम है तीसरा नियम, जरा देख लें जरा। मेन तो 2 है, लेकिन तीसरा नियम क्या होता है जरा देखते हैं। तीसरा नियम है बेटा थर्ड लॉ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। कहता है अपवर्तित किरण, जो आपतित प्रकाश किरण होती है और अपवर्तित प्रकाश किरण होती है, इन दोनों की आवृत्ति क्या होती है, हमेशा निश्चित बनी रहती है। तो क्या लिखें बेटा, आपतित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है बच्चों, आवृत्ति सदैव नियत रहती है। क्यों नियत रहती है, क्यों, कारण भी जान लो बच्चों आप। क्योंकि यह जो स्रोत होता है, यह स्रोत की आवृत्ति होती है। यह सूर्य से यदि लाइट आ रही है तो जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो सूर्य थोड़ी पानी के अंदर घुसेगा भाई, पानी में चाल बदलेगी, पानी में तरंगदैर्घ्य बदलेगा। सूर्य भगवान तो पानी के अंदर घुसते नहीं हैं। जब पानी के अंदर नहीं घुसेंगे तो उनकी जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, जो भी वेवलेंथ निकालेंगे वो निकालते रहेंगे।
क्योंकि वहाँ पर जो संलयन क्रियाएँ चल रही हैं उनका रेट फिक्स रहता है, इससे जो भी एनर्जी निकलती है वो लगातार एक जैसी मानी जाती है। तो क्योंकि यह स्रोत की आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति। हाँ, अब देखो बेटा लैम्डा बदलता है, देखिए, लेकिन क्या बदलेगा, लेकिन प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य तथा, ध्यान दो बेटा बहुत, तथा तीव्रता बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है। हमने अभी ये नहीं कहा आपसे कि घटेगी बढ़ेगी, नहीं, क्योंकि हमने आपको ये नहीं बताया कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है अथवा सघन से विरल में जा रही है। तो जब तक हम आपको माध्यम ना बताएं तो आप ये नहीं बता सकते, जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है ये ना बताया जाए तो आप ये नहीं कह सकते तीव्रता घटेगी या बढ़ेगी, तरंगदैर्घ्य घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, यदि प्रकाश, अब देखिए कॉन्सेप्ट, यदि प्रकाश किरण कहाँ से बेटा, विरल से सघन में जा रही हो, तब देखो रही हो तो क्या बदलेगा, तो नंबर 1 में तरंग दैर्ध्य, दूसरा चाल, तीसरा होगा तीव्रता। क्या होगा बेटा, तीव्रता घट जाएगी, बस, और घट जाएगी। इसका उल्टा कर दें, सघन से विरल होगा तो ये सब का सब क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे तो क्या घटेगा बच्चों लोग, जब तीव्रता क्या होगी, प्रकाश किरण विरल से सघन में, ध्यान दी, यही चीज़ ध्यान देना पड़ता पहले कि कहाँ से कहाँ जा रही है, फिजिक्स में यही सब कॉन्सेप्ट होता है। ये ध्यान देना पड़ता, क्वेश्चंस क्या है, और जब क्वेश्चंस क्या है उसी के आधार पर उसका आंसर बदलता रहता है। यहाँ शब्द बदल दीजिए, सघन से विरल कर दिए तो ये सब का सब उल्टा हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा। यहाँ अभी हमने घटने को लिखा, लेकिन अभी फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, चाल बढ़ जाएगी, तीव्रता घट की जगह क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कब, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम एक चित्र यहाँ बनाते हैं बच्चे लोग, ऐसे देखो, ए है कांच दिखा दिया, ए हवा दिखा दिया, ए प्रकाश दिखा दिया, यहाँ पर लैम्डा दिखा दिया, यहाँ λ2 दिखा दिया, प्रकाश ऐसे झुक गया, ए भी दिखा दिया। और हम आपको बताएं इसमें 3 घट जाती है, एक चीज़ और घटती है, उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तीव्रता घट जाती है, तीव्रता, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण भी घटेगा बेटा, अपवर्तन कोण घट जाता है। तो 4 चीज़ें घटती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन है, पहला तरंगदैर्घ्य है, दूसरा क्या चाल घटती है, तीसरा तीव्रता घटती है, और अपवर्तन कोण जिसको हमने आर माना था ये भी कम, हमेशा कम पाया जाएगा। ठीक है, तो 3-4 चीज़ घटती है बच्चों। ठीक है, ए है लैम्डा, ये है बेटा आवृत्ति n1, n है 1 है, यहाँ n2 है, और यहाँ पर λ1 है, चाल कितना v1 है, यहाँ v2 है, पहला में। ठीक है, तो अब आपको बताना है, हवा है ये माध्यम कांच है, बताना क्या है कि सही आंसर ए है बेटा आई और ए है आपका आर। इतना चीज़ क्वेश्चन में दे, तो क्या क्या रिलेशन होगा, तो सही आंसर बताइए। तो कौन बड़ा होगा, तो v1 क्या होगा, तो सही इसमें पूछा जाएगा v1 बड़ा है कि v2, ये पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, v2 क्या है, दूसरे माध्यम में चाल, v1 क्या है, पहले माध्यम में चाल, लैम्डा क्या है, पहले में तरंग है, पहले में आवृत्ति, दूसरे में आवृत्ति। तो सुनो, v1 जो है बड़ा होगा कितने से, v2, यही तो हमने बताया कि v2 घट जाएगा, तो v2 क्या होगा, दूसरे माध्यम में घटेगा v1 से, λ2 क्या होगा, ये भी घटेगा बेटा। इसके बाद और क्या होगा, λ1 λ2, इसके बाद आपको आई क्या होगा, आर भी क्या होगा, छोटा होगा हमेशा आई से। बस ये 3 तीव्रता इसमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, n1 हमेशा n2 के बराबर, ये है आवृत्ति। तो यही देखो क्या बेटा, यही विकल्प हमने ऊपर लिखा, तो आप समझ गए ये था बेटा अपवर्तन का तीसरा नियम। इस प्रकार से हमने अपवर्तन बताया, इन्हीं का हम उपयोग करके अभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसके बाद इसमें इंटर क्लास में आपका बेटा एक नया टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, NCERT सिलेबस में है, उसको हम जरूर बताएंगे। कुछ किताबों में नहीं दिया गया उसके बारे में, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हर वीडियो में NCERT हम पूरा 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।